अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो प्रोग्राम है वो मैंने एक वीडियो से शुरू किया है जो कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब की थी। जी अदालतें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए और इस पर जनाब लाहौर बार के इश्तियाक अहमद साहब जो हैं उन्होंने भी खुलकर बात की है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बार के जो आबद शाहिद ज़ुबारी साहब हैं उन्होंने भी खुलकर बात की है और इसकी मुखालफत की है। तो क्या आने वाले जो दिन हैं उसमें ये तहरीके वकला जो है एक और तहरीक पकड़ जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने बड़ा शोर मचाया कि आदिल राजा जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है, बहुत सारे एंकर ऐसे हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो खुशियाँ मना रहे थे इस बात पे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यूके में पुलिस जो है वो पूरी एक इंक्वायरी करती है, उसके बाद ही इंसान को गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, सवाल-जवाब जो हैं उसके लिए वो आपको बुला सकते हैं, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं होती है। वो वॉलंटरी तौर पे लोग जो हैं वो जाते हैं और अपने वकील के साथ जाते हैं। तो बहरहाल एनीवे राजा साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं। जनाब राजा साहब को बुलाया जा सकता है। तो और जो यूट्यूबर जहाँ पर हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। कराची के मेयर के इंतखाब की बात करें तो वहाँ पर कितनी बड़ी धांधली हुई है। जमात इस्लामी जो है वो ये कह रही है उसने मिलकर इनके साथ यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उनके साथ ये धांधली की है क्योंकि 173 वोट लेने वाला जो है वो आज मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो मेयर मुंतखब हो गए हैं और इनके जो 31 अरकान हैं पीटीआई के जिन्होंने जमात इस्लामी के हक में वोट देनी थी, उनको या तो गायब कर लिया गया है या उनको खरीद लिया गया है। ये हमारी पाकिस्तान में सियासत जो है ना, वैसे तो सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन ये हमारी सियासत में होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे साथ रिजवी साहब जो हैं वो एक पाकिस्तान बचाओ मार्च जो है वो लेकर आ रहे हैं और जेलम जो पुल है उस पर बड़ी यानी कि बहुत सारी उन्होंने कंटेनर्स लगाए और खंदकें जो हैं वो खुदवाई हैं और ये एक अजीब मसला है हमारे मुल्क में कि जब एहतजाज होता है तो खंदकें जो हैं वो खोद दी जाती हैं। इसके अलावा शहरयार अफरीदी साहब जो हैं उनके भाई जो हैं वो इंतकाल कर गए लेकिन उनको जेल से वहाँ जाकर जो जनाज़ा है उसको अटेंड नहीं करने दिया। बड़े अफ़सोस की बात है। बड़े-बड़े कातिल जो हैं उनको भी इजाज़त मिल जाती है कि अपने जो उनके करीबी होते हैं अगर वो वफ़ात पा जाएँ तो वो जनाज़े में शरीक हो सकते हैं। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ बड़ाइच हुसैन साहब जो हैं उन्होंने जॉइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी सबसे पहले तो जो सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट है हमारे जी, जी। सीनियर कोलीग है, उनके घर पे जो अटैक हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि ये जो भी हमारे तहकीकाती अदारे हैं और पंजाब पुलिस है वो उसकी न्यूट्रली इंक्वायरी करवाएं और जो भी लोग उसके जिम्मेदार हैं क्योंकि ये कई वजूहत इसकी हो सकती है, जब तक इसकी बाकायदा इंक्वायरी ना हो हम कह नहीं सकते। जी, जी। तो ये जो है इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और जो भी कल्प्रिट्स इन्वॉल्व्ड हैं उनको पकड़ के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करना है खासतौर पे जो लोग हैं स्पेशली जो इस वक्त अपोजिशन में हैं उनकी प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है क्योंकि उनके ऊपर कुछ भी होगा तो वो फिर इल्जाम गवर्नमेंट पे आ जाता है ना। तो इसलिए इस मौके पे सम टाइम कुछ दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी फायदा हासिल कर लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए ज्यादा जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करे। राजे के बारे में बात कर देता हूँ कि वो तो चूंकि यूके का एक सिस्टम है जी, वहाँ पे जो पुलिस है उसका अपना अंदाज है इन्वेस्टिगेशन का और इंक्वायरी करने का। जी, जी। तो वो अपने अंदाज से चल रहे हैं। वो कई बार बुलाते हैं वहाँ पे अक्यूज पर्सन को। कई बार आपने देखा कि अल्ताफ हुसैन जो है एमकेएम के साबका जो उनके सरबराह है उनको कई बार बुलाया गया, वहाँ पे उनकी इंक्वायरी की गई, सवाल जवाब किया गया, फिर छोड़ दिया गया। तो जब तक सही मानों में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जो प्रूफ नहीं आ जाता और वो मुतमईन नहीं हो जाते कि वाकई वो जो शख्स है वो किसी जुर्म में इन्वॉल्व है, उस वक्त तक उसको गिरफ्तार उस तरह वो नहीं करते
कि जिसके बाद फिर रिमांड लिया जाता है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कोई एविडेंस कलेक्ट की जाती है उनकी मदद से। तो देखिए लेट्स सी ये आदिल राजा जो है उनको मैं कहूंगा कि जरा थोड़ा सा वो भी, मैं समझता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा वो जो है उसको नहीं करना चाहिए उनको, और जो हकायक के ऊपर मबनी है, मुझे नहीं पता वो हकायक पे बात करते हैं या, क्योंकि मैं ज्यादा उनको सुनता भी नहीं हूँ, लेकिन ये कोशिश करेंगे हकायक पे बात की जाए और उसमें जो पाकिस्तान का हमारा मुल्क का वकार है उसका भी ख्याल रखा जाए। और खुद भी चूंकि फौज से रहे हैं वो, तो जाहिर बात है कि ये बीइंग रिटायर्ड फौजी अफसर, उनसे हम ज्यादा जिम्मेदारी की एक्सपेक्टेशन करते हैं और उम्मीद है कि वैसा। दूसरा ये है ना इम्तियाज भाई, जब इम्तियाज भाई कोई एक सिस्टम में रहा हो ना तो उसको पूरा सिस्टम पता होता है और उसकी इन्स एंड आउट जो है वो भी जानता होता है। तो फिर वो बात अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई हो या कुछ ऐसे मामलात हों कि उसके पीछे, जैसे आप जानते हैं कि उनकी वालदा को भी गिरफ़्तार किया गया था, उनके मामू जो हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया था। तो कहने का मकसद ये है, फिर इंसान को थोड़ा बहुत गुस्सा इसमें रिएक्शन हाँ, वो होता है। ये देखे ना, ये वैसे एक बड़ी गलत प्रैक्टिस जो सुनने में आ रही है। पहले तो ये होता था कि जो भी शख्स मतलूब है वो रेड पुलिस करती थी और उसके बाद अगर वो नहीं मिला तो उसके बाद फिर दोबारा रेड करते थे। अब ये जो रिवाज चल पड़ा है ये आमतौर पर देहात के अंदर तो पहले था, जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता था वहां पे उसकी फैमिली को उठा लेते थे मुलजम की और उसको आके थाने में या वो जगह बंद कर देते थे, और ताकि उस पर प्रेशर पड़े न्यूज के ऊपर और वो अपने आप को पेश करे। लेकिन अब ये एक मैं समझता हूँ कि बड़े शहरों के अंदर भी, पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी, सियासतदानों के साथ भी ये जो सुनने में आ रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मैं समझता हूँ हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए और जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनको भी चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि वजह ये कि बदनामी फिर उनको मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि अपने तौर पे कोई और अदारा काम कर रहा हो लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फौज के ऊपर एक इल्जाम लग रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आर्मी चीफ जो है उनको, चूंकि बड़े हैं वो पाकिस्तान के फौज के सरबराह हैं, उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, तो उनको चाहिए कि इस मामले को इम्तियाज भाई, आप क्योंकि एडवोकेट भी हैं और आपका ताल्लुक जो है वो कानूनी साइड पर भी है, आप क्या समझते हैं कि ये जो वकला इस वक्त बोलना शुरू हुए हैं, जैसे एतजाज़ हसन है वो खुलकर बोलते हैं जो 9 मई का वाक़या है उस पर, और जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के जो हैं वो बोल रहे हैं, और इसी तरह लाहौर बार के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बोल रहे हैं, और इन सब एक ही इनका मुद्दा है कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो नामंजूर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में वकला की एक तहरीक शुरू होने वाली? देखिए ये वकला की तहरीक जो उस वक्त चली थी इफ्तिखार चोई साहब के जमाने में, जी उस वक्त तहरीक तो मैं नहीं देख रहा। उसकी वजह ये कि अभी थोड़ा स्प्लिट है जरूर वकला के अंदर। कुछ ग्रुप ऐसे हैं, कुछ वकला ऐसे हैं जो कि आप समझ लें कि उनके साथ हैं PMLN के साथ। धीरे पहले जब वकला तहरीक उससे चली थी चोई साहब के जमाने में, तो वो तो 100% तकरीबन आप कह लें कि वकील सारे एक ही पेज पे थे। अब इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफी ग्रुप हैं, अगर से ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा वकला इस तरफ भी है, तो इसमें तहरीक चलने का तो इम्कान है, क्योंकि अब जाहिर बात है कि जगह बचती है। जब ये 9 मई वाला वाकया हुआ उसके बाद से लेके जो सियासी तहरीक है वो तो मुझे लगता है कि अब देखें कि दोबारा चलती या नहीं चलती, लेकिन वकला एक ऐसा फोरम है कि वहां से ये तहरीक चल सकती है। इसमें खास तौर पर एतजाज हसन का बड़ा मुकाम है, वो बोल रहे हैं, सरदार लतीफ खोसा का नाम आपने लिया, अली अहमद कुर्द साहब जो हैं वो काफी आप कह लें कि एक सीनियर लीडर हैं वकला के अंदर। तो इसी तरह जो आप कह लें सुप्रीम कोर्ट बार जो हेड हैं वो भी सरबराह जो है वो भी इसी पेज पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको रूल आउट हम नहीं कर सकते वकला की तहरीक जो है, और खास में चूंकि ये जो अटैक हुआ है सरदार लतीफ खोसा के ऊपर, तो इसको काफी नापसंद किया गया वकला सर्कल के अंदर, और इसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं वकला, और बाकी जो वकला है जिनमें एतजाज भी खास होते हैं वो भी काफी वोकल हैं और घूमते फिरते हैं।
तो अल्लाह ना करे उनके भी ऊपर ऐसा अटैक हो जाए तो वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, तो इससे अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो बहरहाल इसमें ये समझता हूँ कि हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते वकला तहरीक को, और वकला तहरीक जो है उसको निपटना जरा मुश्किल हो जाता है इंतजामिया के लिए ना, क्योंकि लॉ नोइंग लोग हैं, वकला हैं, और कोर्ट्स में भी जाहिर वो रोज पेश होते हैं, जजेस भी उनको जानते हैं, और उनको उस तरह बिहाइंड बार भी नहीं रखा जा सकता अनलिमिटेड पीरियड के लिए। इम्तियाज भाई, आज जो वो है ना, शाहिद अहमद साहब जो हैं, उन्होंने लाहौर बाहर के, उन्होंने तो वार्निंग दी है हुकूमत को कि जो वकला गिरफ्तार हैं उनको फ़ौरन रिहा कर दिया जाए, और अगर ये जो कुछ उठाने वाला और मुकदमात जो बनाने वाला सिलसिला है ये बंद ना हुआ तो वो तहरीक जो है वो ज़रूर चलेगी, पूरे पाकिस्तान में चलेगी। असल में नहीं, ये देखे ना, जो शुरू से ही आप देखें कि जब से इंसानी तारीख को ले लें अगर, तो जब भी जितना दबाया गया उससे चीजें दबती नहीं है। जी जी, वक्ती तौर पर थोड़ा महसूस होता है, सुकूत या खामोशी महसूस होती है, लेकिन जो लावा है वो पकता है। इसलिए कहते हैं कि आपको याद होगा जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी तो उसकी जो तहकीकात की गई कि ये क्यों हुई, उसके ऊपर जो रिकमेंडेशन दी गई तो उसमें ये कहा गया कि इनको एक फोरम दें, अपने इजहार राय का बोलने का इनको फोरम दें, और उसकी बेस पे ऑल इंडिया कांग्रेस बनी थी। आप ये ज़हन में रख लीजिए कि ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी वो अंग्रेजों ने खुद बनवाई थी ताकि इनको फोरम दिया जाए, वहां पे आके अपना बात कर सके, अंदर की बात निकल सके, हमें भी अंदाजा हो सके ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको एक फोरम दे दिया जाए। तो इसलिए दबाना जो है हल नहीं होता हमेशा, इसमें हमेशा फाहम तफहीम और आइन के अंदर रहते हुए आप नेगोशिएट करें और आपस में बात करें, और उसके बाद उसका जो वे फॉरवर्ड है वो निकालें। अब वो जमाना नहीं रहा, अब मीडिया भी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, सब देख रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें जो थोड़े लम्हे में रिपोर्ट हो जाती है। अब देखिए एक गांव के अंदर हमें पता चलता है जी किसी के साथ किसी ने कोई तशद्दुद किया है, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो आ जाती है और शाम तक पुलिस उसको पकड़ लेती है। पता है इस वक्त सिचुएशन ये है, बड़ी फास्ट आपके लिए रिपोर्टिंग है। तो इसलिए इन हालात में जो दबा के जो किसी भी तहरीक को ये मुनासिब नहीं होता, बल्कि उस तहरीक का मुकाबला फिर करना चाहिए सियासी अंदाज से, नेगोशिएट करके, अपना मौका पेश करके, काउंटर मौका पेश करके, काउंटर जिसको बयानिया कहते हैं वो पेश करके, और अवाम को ये बताना चाहिए कि ये फला इस चीज पे गलत है, हम इसको दुरुस्त है। फैसला किसने करना है? फैसला अवाम ने करना है। डेमोक्रेसी है, मामला जमहूर के पास ही जाना है, अल्टीमेट इलेक्शन ही होने हैं, ठीक है ना, और वही सोल्यूशन है इसका, और उसी से मामला हल होगा। अगर इलेक्शन होने के बावजूद जो रिजल्ट जो कराची वाला आया है, अगर इस तरह का काम किया जाएगा तो ऐसी सूरत में भी मैं समझता हूँ घुटन बढ़ेगी, जब अवाम कहेंगे जी हमने तो वोट को छोड़ दिया था। अच्छा, एक चीज मैं जरूर इस पर कमेंट करना चाहूंगा कि पीटीआई के अंदर हमेशा ही तंजीमी तौर पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं रही पीटीआई इतनी ना, शुरू में आपको याद होगा कि जब भी इनके कोई जलसे होते थे, इलेक्शन होते थे, खासतौर पे मीटिंग, तो वहां पे झगड़े हो जाते थे। ये ग्रिप जो है ना, पार्टी का ग्रिप जो है लीडरशिप का, वो कमजोर ही रहा है मैं समझता हूँ। लेकिन इसमें फिर दूसरे जो आप कह लें कि हथकंडे भी इस्तेमाल हुए हैं वहां पे, जो बादियुल नजर में नजर आता है हुए होंगे, तो वो भी यकीन हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो उनको ये भी हुआ है कि वहां पे जो पीटीआई के इलेक्टेड लोग थे कि जी हमसे बात क्यों नहीं की गई, और वहां पे जबान पार्ट पे बात जाके फैसला कर लिया गया। एक चीज आपको याद होगा इस देर के इलेक्शन से पहले ये बात सुनने में आई है। जी आई थी, जमात इस्लामी गई थी। जी, तो पीटीआई की जो ग्रिप है ना अपनी टीम के अंदर, वो कमजोर ही रही है, उसके अंदर पहले भी वाकयात ऐसे होते रहे। जी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इम्तियाज भाई, ये जो एक सुनने में खबर आई है, सुनने में क्या, ये खबर ही है और हकीकत भी है कि शहरयार अफरीदी जो है उनको मतलब एक बार रिहा हुए फिर भी पकड़ लिया उन्होंने दोबारा, और ये तो एक सिलसिला बन गया कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप बाहर निकलेंगे तब भी आप गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन उनके भाई फौत हो गए, और आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की हरकत जो है इस हुकूमत को करनी चाहिए थी कि उसके भाई के जनाजे पे नहीं जाने दिया? नहीं, ये बिल्कुल बड़ा काबिल अफसोस है। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब बेगम साहबा जो नवाशी साहब की बेगम साहब का इंतकाल हुआ था और लंदन से उनकी डेड बॉडी जो थी यहाँ लाई गई थी, और यहाँ पे नवाशी साहब को जनाजे में शिरकत की इजाजत दी गई थी,
बल्कि चंद दिन वो लोगों के साथ वहाँ पे रहे भी थे, लोग के पास अफसोस के लिए या फातिहा खाने के लिए आते थे। तो ये मौका ऐसा होता है, देखिए जिंदगी और मौत तो जो है एक ऐसी चीज है ये तो अल्लाह के काम है। ये जी जी आज शायद यार अफरीदी का भाई फौत हुआ है, कल किसी और का अल्लाह ना करे हो सकता है, तो ठीक है ना बिल्कुल जी। तो ये वो मामला होता है कि जो कॉमन होता है, मैं समझता हूँ इसमें बल्कि हमदर्दी करनी चाहिए, खुद भी जाना चाहिए, जाके अफसोस करना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए ताकि वो अपने भाई के जो आखिरी आप कह दें कि उसका जो रसूमात जनाजा जो है है, जी जी उसमें शिरकत की इजाज़त होनी चाहिए थी, और ताकि वो एक ज़ाहिर बात है कि एक बहुत करीबी भाई का जो रिश्ता है, सबसे करीबी रिश्ता होता है बिल्कुल अपने बच्चों के अलावा, तो उसकी मौत जो है वो बड़ी ट्रेजेडी होती है कुछ शख्स के लिए। तो उसमें मुझे अफसोस हुआ कि ये जो इजाज़त दी गई इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से। जी। चलें, हम आने वाले वक्तों में हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हुक्मरान हो, जो भी हुकूमत में हो, वो इस किस्म की हरकत से कम बाज रहे। बहरहाल जी, बिल्कुल। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। साद रिजवी साहब पाकिस्तान बचाओ लेकर निकले हैं। मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। तो जी। इस मार्च को आप कैसे देखते हैं? और जेलम आके जब भी कोई मार्च होती है, वैसे मेरा ख्याल है, अगर मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान के दौर में खंदकें जो है वो नहीं खोदी गई थी और ना ही कंटेनर रखे गए थे जेलम पुल पर। आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ नहीं, ये एक असल में मौजूदा जो गवर्नमेंट है इस जब से आई है, इन्होंने एक नया एक टेक्निक जो है, जो पता नहीं किसने मशवरा दिया इनको कि सड़कें तोड़ दो दरमियान में से ताकि वो क्रॉस ना कर सके ट्रैफिक। और फिर उसके बाद कंटेनर जो हैं, कंटेनर अगर आप देखेंगे कि उसके अंदर सामान होता है लोगों का, बेचारों का, और वो वहाँ पड़ा पड़ा खराब भी हो जाता होगा और बड़ा फिर डिले भी हो जाता है जहाँ से पहुंचना मंजिल पे। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह की जो मामला है उसको देखने के लिए। अब साद रिजवी साहब जो है उनके बेसिकली एक तो जाहिर बात है कि नबी पाक की गुरबत जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम सबका आप कह लें कि बेशक इत्तेफाक है उसको और इसके ऊपर हर एक ने काम किया अपने अपने दौर में। तो एक तो उनका वो था उसके ऊपर, और दूसरा ये जो था पेट्रोल की कीमतें, इसके ऊपर खास तौर पर टारगेट किया हुआ था। तो अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं वो ये है कि इनके मुज़ाकरात हुए हैं और राणा सनाउल्लाह साहब की उसके ऊपर प्रेस पे भी उन्होंने बात की है, चैनल पे भी आके बात की है, चैनल पे मैं सुन रहा था। तो उससे ये इज़हार हो रहा है कि उनके दरमियान एक जो है अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट हो गई है और वो मामला जो हल हो रहा है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो सड़कें तोड़ना है या सड़क ब्लॉकेट करना है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि हम बैठे हैं 2023 में। हम कोई आप कह लें कि 1905 के अंदर नहीं बैठे या 1857 के अंदर नहीं बैठे। तो इसमें थोड़ा सा ये दुनिया जो है, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को होती है ना, कंप्यूटर्स को होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मेरा अपना वैसे एक दोस्त है, मेरा अपना जी एक जी दोस्त है, यहीं पे रहता है मेरे साथ जहाँ पे मैं रहता हूँ, इसी एरिया में। तो वो सियालकोट गए हुए बेचारे, वो वहां फंसे हुए इसी वजह से। तो मेरा मकसद है कि इस तरह कई लोग हैं जो फंसे हुए बेचारे, तो इससे अवाम की इनकन्वीनियंस है। फिर मौसम बड़ा शदीद है, गर्मी का मौसम है शदीद, बिल्कुल। तो इसके अंदर आप देखें किस तरह के लेकिन रुकावटें बना। इम्तियाज भाई, कराची से ये काफिला चला है, तो क्या ये जो मुज़ाकरात अब आके जेलम के पुल पर ख़त्म हुए हैं, तो आपका ख्याल है कि ये पहले नहीं मुज़ाकरात होने चाहिए थे? मैं तो कहता हूँ ये चलने से पहले हो जाना चाहिए। देखा ना, जब भी कभी असल में जो मैं राणा सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ सुन रहा था, जी जी इस चैनल के ऊपर बात कर रहे थे कि जी उन्होंने हमसे पहले राब्ता ही नहीं किया। तो उससे मुझे इख्तलाफ है, उसकी वजह कि हुकूमत में बैठे, हुकूमत का काम है कि अमन और मान को कायम रखें, और अगर कहीं से कोई बात निकलती है तो खुद एक्टिवेट हो जाए, खुद उनसे राब्ता करें। नोट, मैं ये नहीं कहता इनके लेवल पे राब्ता हो, बल्कि नीचे इंतजामिया जो है उसके लेवल पे वहां पे बात शुरू कर दी जाए और उनको चलने ही ना दिया जाए, उसको पहले रोक लिया जाए। उससे जो भी बात करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जो बाद में कर लेते हैं, जिसमें इतना नुकसान हो जाता है, लोगों का भी नुकसान हो जाता है, और उसके ऊपर जो हमारे वसाइल हैं, जो इंतजामिया के वसाइल हैं, जैसे पुलिस के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, उनको ड्यूटियां करनी पड़ती हैं, पेट्रोल इस्तेमाल होता है गाड़ियों का, ये सारा कुछ जो है। फिर उसके बाद अखबारात में, मीडिया के अंदर पैसे चल पड़ती है। तो उससे पहले ही मामले को सॉल्व कर लिया जाए और बैठ के वही नेगोशिएशन जो बाद में की जाता है पहले कर लिया जाए। जी। ये इतना इतना नुकसान होता है, कंटेनर्स बेचारे जो है
वो जो कंटेनर्स में माल होता है वो ख़राब हो जाता है, और जो कंटेनर्स के मालकान होते हैं बेचारे और ड्राइवर जो होते हैं वो भी सफ़र करते हैं, और जो हमारी आवाम है वो भी इसमें सफ़र करती है। बहरहाल एक और सवाल है वो ये कि सदर साहब के अख्तियारात जो हैं इलेक्शन तारीख देने के, वो ख़त्म कर दिए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, वो एक्ट के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट की है पार्लियामेंट ने, और उसके तहत उन्होंने वो इख्तियारात खत्म किए। लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में इससे रेलिवेंट है, आपको पता ही है कि जिसमें इलेक्शन का केस चल रहा है अभी तक, पंजाब की जो होना था जिसकी अब क्या तारीख इलेक्शन होगा सर? प्रेसिडेंट ने मुकर्रर की थी, तो उसके ऊपर कोई ना कोई जजमेंट तो जरूर आएगी ना, एक फैसला तो होगा ना। सही। तो उसमें मैं समझता हूँ ये जो कवानीन जो अमेंडमेंट हो रही हैं इनको भी अगर कोई चैलेंज कर देता है, अभी ये तो चैलेंज नहीं हुआ ये जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात वाला मामला है, लेकिन आई होप के कोई ना कोई उसमें जो अफेक्टेड पार्टी है वो वहां जा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको फिर वैलिडिटी उसी वक्त ही होनी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको वेट करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो है कानून की और आइन की तस्दीक तो उसी ने करनी होती है ना। जी जी। तो वो इख्तियार उसका है, कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार है, इसलिए इसको अभी हम फाइनली समझते। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इम्तियाज़ भाई, एक ये भी तो एक चीज़ बन गई है पाकिस्तान में, एक सिलसिला बन गया है कि कहीं पर कत्ल हो जाए या कोई वारदात हो जाए तो जो एफआईआर है वो इमरान खान पे जो है वो काटी जाए। अब ये जो हमला है सरदार साहब के घर पे, सरदार लतीफ़ खोसा साहब के घर पे, आप क्या समझते हैं, इसकी भी एफआईआर इमरान खान पे कटेगी? एक्चुअल में ये यहाँ पे जो पार्टी मौजूद है ना, अफेक्टेड पार्टी, जी जी। क्योंकि मुद्दई खुद सरदार लतीफ खोसा साहब है, तो जब तक वो ना कहेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगा एफआईआर काटना, क्योंकि जाहिर है कि आमतौर पर जो एफआईआर काटी जाती है वो अफेक्टेड पार्टी जो होती है उसकी मर्जी उसमें शामिल होती है कुछ ना कुछ। तो ये तो तो हम कह सकते हैं कि ये उनका नाम भी ना उसमें आ जाए, लेकिन बहरहाल ये भी एक गलत प्रैक्टिस है कि इतनी ज्यादा एफआईआर काटना, इतने केसेस बनाना और कई सूबों में बनाना। ये मतलब एक सूबे में एक ही मामला है, आमतौर पे हम ये डबल जोपर्डी के खिलाफ है, जो असूल है ना उसका डबल जोपर्डी का, जी उसी को कहते हैं ना कि एक ही मामले में बार बार सजा देना। तो इसी तरह एक मामले की एफआईआर डिफरेंट जगहों पे रजिस्टर करना जो है, ये मेरा ख्याल इसके ऊपर अल्टीमेटली कोई ना कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आएगा, जिससे यकीनन ये जो सिलसिला बंद हो जाएगा। जी। अच्छा, ये एफआईआर जो कटवाई जाती है, जैसे कि आपने देखा कि इमरान रियाज खैर अभी तक वो गायब हैं, वो नहीं बाजियाब हो सके। उनके केस में भी एफआईआर जो है वो किसी ने उठ के एफआईआर कटवा दी, तो जो एफआईआर कटवाता है उसके बारे में पुलिस कोई तहकीक नहीं करती कि ये सही है या नहीं? देखिए दो चीजें हैं, जी क्योंकि जी। क्रिमिनल लॉ दो लॉ, एक सिविल लॉ एक क्रिमिनल लॉ। जो सिविल लॉ होता है उसके अंदर जो अफेक्टेड पार्टी है उसको कोर्ट में जाना पड़ता है अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर कोई वायलेशन हुई है, किसने खिलाफ कानून काम किया है, तो वो जो अफेक्टेड पार्टी है वो खुद जाएगी। ठीक है जी, कानून खुद बहुत हरकत में नहीं आता सिविल लॉ। अच्छा, जो क्रिमिनल लॉ है इसके अंदर स्टेट रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई शख्स जो है अगर नहीं भी एफआईआर करवाता और एक वाकया ऐसा हो गया जो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ऐसी सूरत में स्टेट की तरफ से आपके देखा पुलिस की मदद में एफआईआर कट जाती है, वो स्टेट की तरफ से कट जाती है। अब रहा सवाल कि एफआईआर जब कटती है अव्वल तो उससे पहले एक इंक्वायरी की जाती है हल्की सी। जी जी ये हमारे आम प्रैक्टिस है कि कोई भी शख्स दरखास्त देता है जाके थाने में जाके, और वो कहता है जी मेरे ये मुकदमा दर्ज करें फलां शख्स के खिलाफ, उसने ये किया मेरे साथ। तो उसमें जो रेलिवेंट ऑफिसर होता है जिसको तफ्तीशी अफसर कहते हैं, वो इनिशियल इंक्वायरी वैसे करता है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हम कहते हैं, ताकि वो थोड़ा सा देख सके कि ये जो वाकया बयान कर रहा है, जो इल्जाम लगा रहा है, इसके अंदर किसी हद तक सदाकत है कि नहीं है, ताकि इसके ऊपर फिर एफआईआर काट के बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये थोड़ा सा पुलिस का फर्ज बनता है कि जो भी एप्लीकेशन आए सीधी उसके ऊपर एफआईआर नहीं काटनी चाहिए, और ना ही काटते हैं। कई बार कई दिन लग जाते हैं एफआईआर करने में, तो इसमें मैं समझता हूँ कि एहतियात करने की जरूरत है। अब एक शख्स जो है जो भी दरखास्त दे रहा है, देखना पड़ेगा उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसकी कोई मुखालफत है उस शख्स के खिलाफ,
यानी उसके साथ वाकया नहीं हुआ, किसी और वाकये की वो FIR कटवा रहा है, तो यकीन उसका क्या उसके अंदर मफाद है, ये देखना पड़ेगा। चलें ठीक है, आखिरी सवाल है इम्तियाज़ भाई, आसिफ ख्वाजा साहब बड़े पार्लियामेंट में खड़े होके ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली जो UK और यूनाइटेड स्टेट में या यूरोप में रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी बात की है और उन्होंने कहा जी कि जो पैसे भेजने वाले हैं वो तो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पुकारा जाता है, खा वो यूरोप में हो या मिडल ईस्ट में हो, लेकिन वोट का हक जो है वो उनको नहीं दिया जाता। ख्वाजा साहब जो हैं वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उनके वालिद साहब बड़े सीनियर सियासतदान थे, ख्वाजा सफदर साहब जो हैं, और उनकी बड़ी इज्जत तो बड़ा मुकाम है पाकिस्तानी सियासत में, अभी भी इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। तो ये उनके साहबजादे हैं और इनका पूरा खानदान जो है इसमें कोई सिविल सर्विस में है, किस तरह के है, अच्छे उहदों पे रहे हैं। तो ख्वाजा साहब आजकल मैंने देखा कि जरा ज्यादा शिद्दत के साथ बयान दे देते हैं और उनको चाहिए कि थोड़ा सा एक वज़ीर दिफा भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये उहदा भी बहुत बड़ा है उनके पास। अब रहा सवाल पाकिस्तानियों का, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मैं ये समझता हूँ चाहे वो चिली में बैठा है, चाहे वो बेल्जियम में बैठा है, चाहे वो UK में बैठा है, चाहे मिडल ईस्ट में बैठा है, वो सारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, वो हमसे ज्यादा पाकिस्तानी है, मैं आपको बता दूं। उनको हम पाकिस्तान के अंदर रह के हमें इतना बात का एहसास नहीं होता, उनको अपने वतन का ज्यादा एहसास होता है, कदम कदम पे एहसास होता है और वो पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है। इसलिए कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तानियों का दिल टूटे। इससे इस तरह के एक सीनियर जो पॉलिटिशियन हैं, सीनियर जो वजीर भी हैं, तो उनकी तरफ से इस तरह के जो बयान है, मैं इनको गैर जिम्मेदाराना बयान समझता हूँ, उनको नहीं देना चाहिए इस तरह का बयान। इससे पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका जो है उनका दिल है दिल टूटे नहीं तो खराब तो होता ही जरूर है ना। हमारी स्टेट जो है जिसको जो लोग चला रहे हैं वो हमारे बारे में इस तरह का ख्याल रखते हैं। तो पाकिस्तानियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। वो जितना भी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, मैं समझता हूँ कि आधा फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन हमारी जो जरूरत के मुताबिक है वो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स की मेहरबानी से पाकिस्तान को मिलता है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट है, आप देख लीजिए कि वो जमीनें यहाँ पे खरीदते हैं, यहाँ मकान बनाते हैं, यहाँ कई कारखाने लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं। तो हमारी जो मीशत का पहिया चलता है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर हमारे एक्सपेट्रिएट्स जो हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए। और एट द सेम टाइम आपने देखा ना गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस भी किया उनके बारे में, ये पिछले दिनों जब हुआ है, तो उसके अंदर के भी उनको ये फैसिलिटीज होंगी। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर रही है और दूसरी तरफ उनके वज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको बुरा भला कह रहे हैं। ये मैंने पहले गुजारिश की ना कि उनको मुताद रहना चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और क्योंकि जाहिर बात है, एक तरफ हम उनकी रोल है एक्सपेक्टेट्स का उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको हम एक कार्ड्स इशू कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं ग्रेटिस पासपोर्ट भी हम देंगे और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, टैक्स में उनको बचत भी करने की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसी बात करके वो सारा जो किया कराया वो पानी नहीं फेरना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।